Hello everyone, welcome to this video. आज हम बात करेंगे about the inheritance of two genes, that is competency number 5.3 in the chapter Principles of Inheritance of Variation, chapter number 5 of NCERT class 12th. So basically आज जिस competency के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो inheritance of one gene की जगह पे बस two genes की ज़रूरत है, यानी कि हम इसमें दो जीन्स के बारे में बात करेंगे। तो दो कैरेक्टर्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो दो कैरेक्टर्स हमने कौन से ले रखे हैं, बेसिकली जो एनसीईआरटी ने ले रखे हैं वही हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वो कैरेक्टर्स है राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन। ओके, सो राउंड, एज यू कैन सी दिस राउंड येलो कैपिटल आर और कैपिटल वाई से डिनोटेड यानी कि वो डोमिनेंट ट्रेट है, और रिंकल ग्रीन स्मॉल आर और स्मॉल वाई से डिनोटेड यानी कि वो रेसेसिव है। सेम यही चीज़ इसमें पूछ रखी है कि कैसे आपको पता चल रहा है कि कौन सा कैरेक्टर येलो या ग्रीन में से कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रेसेसिव है। तो ऑब्वियसली बात है, एक तो पहली बात बहुत ही नॉर्मल सी बात है जो एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में ही लिख रखी है इस चैप्टर के, जो मैंने आपको दिखाया भी था स्टार्टिंग के पार्ट्स में। अगर आपको नहीं पता तो आप वो जाके वीडियोस देख सकते हैं, उसमें बाकायदा लिख रखी है कि डोमिनेंट कौन सी ट्रेट है एंड कौन सी रेसेसिव है। तो हम पहली बात तो उससे भी देख सकते हो। दूसरी बात, एनसीईआरटी में हमने इतना सीख रखा है तो हम उसके कैपिटल और स्मॉल लेटर से भी हम पता कर सकते हैं। सो बेसिकली हमें ये चीज़ पता चलेगी कौन सा डोमिनेंट है एंड कौन सा रेसेसिव है। नाउ इसमें जो जो चीज़ें हो रखी है ना, सेम हूबहू बनाने पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें मुझे कोई अलग तरीके से आपको बताना नहीं पड़ेगा कैसे बनाते हैं, क्या है, सेम यही चीज़ है। बेसिकली ज़्यादातर तो ऐसे क्वेश्चन फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियोज पे ही आएंगे, क्योंकि इतने बड़े पुनेट स्क्वायर बनाने में आपको भी प्रॉब्लम होगी और सबको भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये अब ध्यान देने की कि फिनोटिपिक रेशियोज आपको कैसे लिखना है। सी किसी भी क्वेश्चंस में फिनोटिपिक रेशियोज, आगे मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी कैसे आते हैं इसमें जब ये खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। कुछ नहीं, फिनोटिपिक रेशियो जब भी बोले फिनोटिपिक मतलब जो दिख रहा है, काला, गोरा, छोटा, लंबा, क्या कोई भी कैरेक्टर का जो भी चीज़ आपको दिख रही है सेम हूबहू आपको वो लिख देनी है, जितने अलग अलग तरीके से दिख रही है। जैसे इसमें राउंड येलो हो गया, राउंड ग्रीन हो गया, रिंकल्ड येलो हो गया, रिंकल्ड ग्रीन हो गया। अब उसके रेशियोज में बस उसके नंबर्स लिख देने हैं, ठीक है। यही सेम चीज़ ना इसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में थोड़ा ज़्यादा ढंग से बता रखा है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश शब्दों के साथ उन्होंने लिख रखा है एनसीईआरटी ने। अब इसमें एक लॉ भी है। तो लॉ क्या कहता है, सेम जो आपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में था कि बेसिकली कुछ ब्लेंड नहीं होता है, ठीक है। जो आपने F1 जनरेशन में आपको नहीं दिखा वो F2 जनरेशन में आपको दिखता है, यानी कि वो ब्लेंड नहीं होता है, सेम वही है। बस इसमें क्योंकि टू जीन्स है ऑब्वियसली, तो दो कैरेक्टर्स हमने ले रखा है, एक सीड का शेप है, एक सीड का कलर है, ठीक है। तो रिंकल्ड और राउंड जो हो गया उसका शेप हो गया, और जो उसके कलर्स हो गए वो येलो और ग्रीन हो गए, ठीक है। तो इसमें आपस में कोई मिक्सिंग नहीं होगा। वो यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस भी हमने ले रखा है, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि जो राउंड येलो या फिर रिंकल ग्रीन जो भी चारों है ना वो आपस में ब्लेंड नहीं होंगे, वो अपने आप को शो करेंगे। वो यही चीज़ बता रखा है, ठीक है। नाउ अब इसके बाद वाले पैराग्राफ में आपको ये लगेगा कि 50% 50% ये क्या चीज़ दे रखा है, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, उसने ये चीज़ समझा के रखी हुई है कि जो मैंने अभी आपको बताया ना कि वो चारों आपस में ब्लेंड नहीं होंगे, तो उनकी 50% 50% 50% ऐसे करके उनकी सेग्रीगेशन के चांसेस हैं, ठीक है। तो मतलब कुल मिला जुला के कैपिटल वाई के 25% है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के बनने के 25%, और स्मॉल आर कैपिटल वाई भी 25%, सिमिलरली रेसेसिव भी 25%। लास्ट में एक सवाल दे रखा है, क्या जीनोटिपिक रेशियो भी 9:3:3:1 होगा, क्योंकि फिनोटिपिक रेशियो तो बता रखा है बुक में, बट जीनोटिपिक रेशियो दिया नहीं है और इसने ये सवाल पूछ रखा है। तो लेट्स स्टार्ट कि हम जीनोटिपिक रेशियो जाने। उसको जानने से पहले हम ये देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अभी जाके कमेंट डाउन करिए, लेट्स सी कि किसके आंसर सही होते हैं, और अगर नहीं पता है तो मैं भी आपको समझाती हूँ। सी, जो जीनोटिपिक रेशियो होगा ना वो जीन्स के बेसिस पे होता है, ये आप सबको पता है क्योंकि हमने वन जीन में भी देख रखा है। अब इसमें जीनोटिपिक रेशियो मैंने आपके सामने लिख रखा है, वो एक टाइप का फोन नंबर है, हाँ बिल्कुल, 1:2:4:1:1:2:1:2:1। अगर आपका आंसर भी यही था तो वेरी गुड, आपको पता है ये चीज़। और अगर आपको नहीं पता था तो कोई बात नहीं, इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। सो अब मैं इसको समझाऊंगी कैसे ये 122, 41, 21, 21 आया है। इसको समझने के लिए आप ऐसे ही नंबर्स में याद रखें, 122, 41, 21, 21 तो सही रहेगा, वरना ऐसे 1:2:1 बहुत प्रॉब्लम होगा। तो लेट्स सी ये जो मैंने बताया वो पहला, फिर ये 2 आएगा, फिर ये 2 आएगा, ठीक है। 122 हो गया। अब 41 में देखिए चार कौन से हुए, ये, ओके। फिर उसके बाद 21 में तो एक, फिर दो, फिर एक, फिर दो,
ठीक है, और लास्ट में 1। ये चीज़ हो गया इसका टोटल कि ये कैसे 122, 41, 21, 21 आया है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज कॉम्पिटेंसी नंबर 5:3.2 सॉरी 5.3.2। इसमें बेसिकली पता है क्या बता रखा है कि मेंडल्स की लॉ उस जमाने में ही ये सारी चीजें थी जो अभी हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, बट ये उस समय क्यों नहीं फुलफिल हुए, उस समय क्यों नहीं पब्लिश हो पाई? पहली बात ये कि उस ज़माने में कम्युनिकेशन करना बिल्कुल भी ईज़ी नहीं था। एक शहर में ही कम्युनिकेट नहीं हो सकते थे ढंग से। अभी तो फ़ेसबुक, व्हाट्सएप और बहुत सारी चीज़ें हैं, जिससे कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं वाइडली, बहुत ही दूर तक, बट उस ज़माने में ऐसा नहीं था। दूसरी बात ये थी कि उनकी जीन्स, फैक्टर्स, डिस्क्रीट यूनिट है, स्टेबल यूनिट है, ऐसे-ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ ब्लेंड नहीं होते। ये चीज़ उस ज़माने के कंटेम्परेरीज़, उस ज़माने के साइंटिस्ट को ये विश्वास ही नहीं होता था और ये बात को वो मानते ही नहीं थे। क्योंकि ऑब्वियसली मेंडल कोई साइंटिस्ट थे ही नहीं पहले से। ठीक है, तीसरी बात ये जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उस जमाने में बायोलॉजी में मैथ्स घुसा देना, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी जैसी चीजें बायोलॉजी में आना, ये चीजें बिल्कुल भी किसी को भरोसा नहीं होती थी। लेकिन शुक्र मनाए कि 1900 में एक 3 साइंटिस्ट ऐसे आए, डेवरिस, कॉरेंस एंड वॉन सेक्रमैक, जिन्होंने इंडिपेंडेंटली, हाँ बिल्कुल इंडिपेंडेंटली, अलग अलग जगह पे, ये तीनों साइंटिस्ट ने, तीनों लोग हैं पर तीनों अलग जगह पे अलग तरीके से अपना डिस्कवरी, इन्होंने रीडिस्कवर किया बेसिकली मेंडल्स के रिजल्ट को कि हाँ ये चीज़ सही है और इनहेरिटेंस ऑफ फैक्टर्स ऐसे ही होता है। वो चीज़ कैसे हुई? ठीक है, उस ज़माने में 1900 के टाइम में माइक्रोस्कोपी थोड़ा सा सुधार में आई थी, एडवांस हुआ था। ठीक है, तो लोग, साइंटिस्ट जो थे ना, वो सेल डिवीजन को समझने लग गए थे और उस ज़माने में फिर तब जाके न्यूक्लियस हमें समझ में आया। मेंडल्स के टाइम में तो ये सब कुछ था ही नहीं। तो न्यूक्लियस जब समझ में आने लग गया, सेल डिवीजन पता चलने लगा कि कोई डबल चीज है जो डिवाइड होती है क्या जस्ट सेल डिवीजन से पहले। अब क्योंकि वो डबल चीज को हम स्टेन करके उन्होंने देखा था, तो उन्होंने उसका नाम दे दिया कलर बॉडी की वजह से क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम जब इसका नाम दिया तो इन्होंने ये बताया कि हाँ कोई चीज है जो डिवाइड करती है और हो ना हो ये वही चीज है। 1902 में यानी कि 2 साल बाद ही क्रोमोसोम का मूवमेंट मियोसिस के टाइम में चीजें बताई गई और चीजों को समझ में आने लग गई। वॉल्टर सटन एंड थियोडर बॉवरी, ये 2 ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ना क्रोमोसोम के बिहेवियर को जीन्स के साथ समझा, मतलब जीन्स को और क्रोमोसोम्स दोनों के बिहेवियर को साथ में समझा, क्रोमोसोम्स के मूवमेंट्स को देखा और फिर तब जाके मेंडल्स के लॉ को एक्सप्लेन कर पाए वो। इसके बाद हाँ, इसमें एक नॉर्मल सी छोटी सी बात दे रखी है कि माइटोसिस और मियोसिस के बारे में आपको पता ही होगा कि माइटोसिस आपका इक्वेशनल डिवीजन होता है, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है। मियोसिस कहाँ होता है? गेमीट्स में होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स में होता है। मिटोसिस हर नॉर्मल सेल्स में होता है। सोसोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होता है। ये सब चीज़ें जो है ये 11th क्लास की और ये चीज़ें पता होती है जनरली। अगर आपको नहीं पता है, आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं, अगर आप उसमें आपको कोई भी दिक्कत है तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन लिख रखी है कि chromosomes as well as genes occur in pairs. The two alleles of a gene pair are located on homologous sites on homologous chromosome. हाँ, जिस इंसान को ये चीज़ नहीं समझ में आई है उसका सेल वाला चैप्टर में थोड़ा प्रॉब्लम है, बट नो प्रॉब्लम कि अगर आपको ज़रा सा भी इसमें दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट डाउन कर दीजिए, मैं इसके ऊपर अच्छे से वीडियो बना के आपको समझा दूंगी। उसके बाद उन्होंने ये चीज़ समझा के रखी है, यही चीज़ जो हमने 11th में पढ़ रखी है कि जो एलील्स होते हैं ना, वो जीन्स के 2 पेयर्स होते हैं, वो सब कहाँ लोकेटेड होते हैं? होमोलोगस साइट के होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे। ये सेम वही चीज़ जो इसने जो लाइन बोल रखी है उसी चीज़ को इस फिगर में बता रखा है। ठीक है, बीच में जो G2 है, G1 है, मियोसिस 1, मियोसिस 2 एंड जर्म सेल्स, ये पूरा जो स्टार्टिंग फ्रॉम क्रोमोसोम से जर्म सेल्स में कैसे जाता है वो चीज़ें इसमें दिखा रखी है फिगर में। उसके बाद हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है और मैं चाहती हूँ कि आप इसके आंसर्स में कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसको भी पता है सही हो या गलत, बट आप ट्राई करो। इसका सही आंसर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। हाँ, ज़्यादा वेट नहीं होगा, मैं जल्दी ही लेके आऊँगी उसका नेक्स्ट वीडियो। ओके, so this is all for today's topic, and अगर कोई भी डाउट हो तो do mention in the comment box and do a thumbs up if you like this video, and also do subscribe to my channel so that it will motivate me to make more such videos. Thank you.